नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं आज की वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर डिटेल में इसे आपको समझाएंगे। हमारी आज की पहली खबर, समझिए उपचुनाव में किसकी साख दांव पर है, क्योंकि 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर जबरदस्त लड़ाई है। हमारी दूसरी खबर होगी राजनीति में समय के चक्र को समझाएंगे, किस तरीके से समय ने पर करवट ली है। और अगली खबर होगी लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर सवाल और बवाल क्यों, क्योंकि ये बड़ी मांग आरजेडी समर्थकों की तरफ से की गई है। और चौथी खबर होगी क्या खान सर चुनाव लड़ेंगे। और सबसे पहले बिहार में उपचुनाव की लड़ाई काफी तीखी हो गई है। नामांकन का दौर खत्म हो गया है और अब वोटिंग और उसके बाद सबको रिजल्ट का इंतजार है। उसके पहले राजनीतिक दलों की ओर से जीत के दावे और विरोधियों पर पलटवार वाली सियासत तेज हो गई है। आप रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है और सभी पार्टियों की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। जिन सीटों पर उपचुनाव है वे हैं बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़। मुकाबले की बात करें तो इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीधी लड़ाई मानी जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। बेलागंज में आरजेडी के विश्वनाथ सिंह और जेडीयू की मनोरमा देवी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं तरारी में भाकपा माले के राजू यादव और बीजेपी के विशाल प्रशांत आमने सामने हैं। इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दीपा मांझी और आरजेडी के रोशन मांझी के बीच चुनावी लड़ाई है, जबकि रामगढ़ में आरजेडी के अजीत सिंह और बीजेपी के अशोक सिंह के बीच मुकाबला है। एनडीए की तरफ से चुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। 4 सीटों पर एनडीए जीतेगी। उपचुनाव के सीधे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की भरपूर कोशिश में है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। यही वजह है कि प्रशांत किशोर एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों पर निशाना साध रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था। नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लूट रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी ने प्रशांत किशोर पर लोगों से झूठे फॉर्म भरवाकर बरगलाने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। हर शिविर बाग के टोला में जा रहे हैं और 1 लाख रुपया के फार्म भरा हुआ है। पढ़ाई में तू वोट दे दे मां तो 1 लाख रुपया पानी के घर पहुंच जाए। वैसे उपचुनाव के नतीजों से नीतीश सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन महागठबंधन के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। 4 में से 3 सीट महागठबंधन के पास थी। एनडीए की कोशिश होगी कि महागठबंधन की सीटों में सेंधमारी की जाए। वोटिंग 13 नवंबर को है, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार, कैमूर से अभिनव कुमार सिंह और गया से एलन लीली के साथ मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप पहले ये समझिए कि बिहार में किन 4 सीटों पर चुनाव है और फिर बताएंगे कहां किसका किससे मुकाबला है और फिर इस उपचुनाव के मायने आपको समझाएंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि किन 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। बिहार में 4 सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसमें भोजपुर की तरारी सीट पर वोटिंग होगी, यानी तरारी सीट पर चुनाव होना है। कैमूर की रामगढ़ विधानसभा सीट है, यहां भी 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। गया की बेलागंज विधानसभा सीट है, वहां भी 13 नवंबर को वोटिंग होगी और गया के ही इमामगंज सीट पर भी 13 नवंबर को मतदान होगा। तरारी में बीजेपी से विशाल प्रशांत और सीपीआई एमएल के राजू यादव उम्मीदवार बनाए गए। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। तो वहीं बेलागंज की बात कर लेते हैं। बेलागंज सीट से जेडीयू से मनोरमा देवी का मुकाबला आरजेडी के विश्वनाथ कुमार से है। वहीं आगे बढ़ते हुए बात रामगढ़ विधानसभा सीट की, तो बीजेपी ने यहां से अशोक कुमार सिंह की चुनावी
लड़ाई आरजेडी के अजीत कुमार सिंह से है, यानी इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो इमामगंज में हम की उम्मीदवार हैं दीपा मांझी और उनका मुकाबला होने वाला है आरजेडी के रोशन कुमार मांझी से। तो ये चुनावी मैदान में उतरे जो लोग हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब इस उपचुनाव को आके मायने को आप समझिए। इस उपचुनाव को 2025 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और इसके पहले ये उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। एनडीए के लिए फाइनल मुकाबले से पहले एक बढ़त बनाने का मौका है। 4 में से 3 सीट, यानी कि जिन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 3 सीट पहले महागठबंधन के हिस्से थी, जबकि गया की इमामगंज की सीट जीतन राम मांझी की थी। एनडीए के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है। महागठबंधन के लिए अपनी 3 सीट बचाने की चुनौती है। हारने पर महागठबंधन के कमजोर होने का मैसेज जनता के बीच जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए एक झटका भी हो सकता है। 4 सीट पर उपचुनाव सभी दलों के लिए निर्णायक है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो हैं पूरी आजमाइश कर रहे हैं इस चुनाव को जीतने की। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को मिले बंगले को खाली करने का निर्देश दिया है। सरकार ने इस बंगले को चिराग पासवान की पार्टी के कार्यालय के लिए अलॉट कर दिया है। हालांकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। 14 जून 2021 यही वो तारीख थी जब एलजेपी में टूट की खबर आई। चिराग पासवान अपने चाचा के दिल्ली वाले सरकारी आवास के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला और जब घर के अंदर एंट्री मिली भी तो चाचा पारस भतीजे चिराग से नहीं मिले। फिर धीरे धीरे चिराग के हाथ से पार्टी चली गई। पार्टी का निशान बंगला गया और पिता के नाम पर अलॉट सरकारी बंगला भी छिन गया। यहाँ तक कि मंत्री पद की कुर्सी भी चाचा को मिल गई। लेकिन 2 साल के अंदर समय ने करवट ली। चिराग की पार्टी को 5 सांसद मिले, चिराग को केंद्रीय मंत्री का पद मिला और अब जिस बंगले में चाचा पशुपति कुमार पारस का ऑफिस था और जिसमें वो रहते थे, वो भी चिराग पासवान की पार्टी को अलॉट हो गया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को मिले बंगले को खाली करने का निर्देश दे दिया है। विभाग के पदाधिकारी बंगले को खाली करने का नोटिस लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि 7 दिनों में बंगला खाली नहीं किया गया तो बलपूर्वक बंगला खाली करवाया जाएगा। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन अब बंगले को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। हमने पहले भी भवन निर्माण विभाग को कहा है कि न्यायालय में फैसला है। आज जब उसने कहा है कि स्टे नहीं है तो हम कह रहे हैं कि आप 1 सप्ताह इंतजार कर लीजिए, 10 दिन। कोर्ट से आप ऑर्डर रीइंस्टेट करा लीजिए आपका अपना अलॉटमेंट, आप उसके बाद रहिए। अब देखना होगा कि विवाद के बाद जिस ढंग से एलजेपी का निशान बंगले को चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया था, क्या सरकारी बंगले को लेकर भी वैसी ही स्थिति पैदा होती है या फिर आसानी से बंगले का विवाद हल हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब जबकि पशुपति पारस को 7 दिन के अंदर बंगला खाली करने का भवन निर्माण विभाग ने नोटिस दे दिया है और उसके बाद आरएलजेपी और एलजेपीआर के बीच जो बयानबाजी तेज हुई है, उसको समझने के लिए राजनीति के पहिए को 3 साल पीछे घुमाना पड़ेगा। रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे और संसदीय दल के नेता भी, यानी कि एलजेपी के सर्वे सर्वा। लेकिन 2021 में चिराग ऐसे चक्कर में पड़े कि पार्टी और परिवार दोनों ही टूट गई। 6 सांसदों वाली पार्टी टूट गई और पशुपति पारस को लेकर 5 सांसद अलग हो गए थे। इसके बाद जैसे लगा कि चिराग पासवान राजनीति में हाशिए पर चले गए। पार्टी के साथ साथ बंगला, चुनाव चिन्ह जो है वो भी, सरकारी बंगला भी, दोनों ही छिन गया। रामविलास पासवान के नाम पर यह बंगला अलॉट था जो उनसे छिन गया था। लेकिन चिराग पासवान ने हार नहीं मानी और 2024 आते आते
समय का चक्र 360 डिग्री घूम गया। एनडीए ने पारस पर चिराग को तवज्जो दी और 5 सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई। उनकी पार्टी 100% स्ट्राइक रेट से सभी 5 सीटें जीत भी गई। फिर क्या था, एक सांसद वाली पार्टी 5 सांसदों की पार्टी बन गई और तो और केंद्र में चिराग पासवान मंत्री भी बन गए। मोदी कैबिनेट में अभी चिराग पासवान मंत्री भी हैं। यही समय का चक्र चिराग के चाचा पशुपति पारस के लिए बिल्कुल उल्टा घूम गया। 2021 में एलजेपी के 5 सांसद के साथ पारस मजबूत होकर उभरे थे। केंद्र में मंत्री का पद भी उन्हें मिला था, लेकिन 3 साल के अंदर ही समय का चक्र फिर से घूम गया। पशुपति पारस की पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट एनडीए से नहीं मिली। मंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जब जिस बंगले में पार्टी का दफ्तर था और जिसमें पशुपति पारस रहते थे, उसे भी खाली करने का नोटिस अब मिल गया है और 7 दिनों का अल्टीमेटम उन्हें दिया गया है बंगला खाली करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। आरजेडी नेता की ओर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद सीबीआई, ईडी और परिवारवाद के रत्न हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लालू प्रसाद जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग कार्यकर्ता की भावना है। जग हसाई लालू प्रसाद जी अपने आप में खुद करवा रहे हैं। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर आरजेडी के एक नेता ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग क्या की। बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई। ऐसी मांगे तो खैर होली के अवसर पर होती हैं। भारत रत्न की ऐसी तौहीन न करें लोग। लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर एक एक करके कई जेडीयू नेताओं ने तंज कसा। राजीव रंजन ने कहा कि भारत रत्न की ऐसी तौहीन ना करें, तो दूसरी ओर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह डाला कि लालू प्रसाद सीबीआई, ईडी और परिवारवाद के रत्न हैं। उनकी तुलना कर्पूरी ठाकुर से करना गलत है। ऐसे राजनीतिक नमूना है जिसको देख करके रत्न भी शर्मा जाता है, तो भारत रत्न तो बहुत बड़ी चीज है। जेडीयू की तरह बीजेपी के नेताओं ने भी लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर कटाक्ष किया है। क्या भारत रत्न चाहिए इनको बिहार में अपहरण को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए? वहीं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने मांग का समर्थन करते हुए कहा कि लालू प्रसाद ने दलित और पिछड़े वर्ग की आवाज को बुलंद किया है। ऐसे में ये एक दलित कार्यकर्ता की भावना है। देखिए, लालू प्रसाद जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग कार्यकर्ता की भावना है। इसी साल लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पिछड़े वर्ग को बड़ा मैसेज दिया था। उसके बाद बिहार से पहले रामविलास पासवान के लिए, फिर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए और अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए उनके समर्थकों ने भारत रत्न की मांग की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से मितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत रत्न पर सियासत आपने देख ली। आप अब जरा भारत रत्न को भी जान लेते हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 से। यानी कि 1954 से भारत रत्न दिया जाने लगा, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 1954 में केवल जो जीवित रहते थे उन्हें ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता था, लेकिन 1955 से मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने लगे। कोई भी इस सम्मान का हकदार हो सकता है। वो कोई जो अपने क्षेत्र में सर्वोत्त कार्य के लिए अच्छा कार्य करता है, उन्हें इसका सम्मान दिया जाता है। अब जानिए कि भारत रत्न किसे मिलता है। तो किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए भारत रत्न दिया जाता है। अपने क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य करने के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। अब आप ये जानिए कि कैसे होता है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति का चयन। तो प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना फिर जारी की जाती है और इसके बाद भारत रत्न मिलने पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं ये भी आपको बताते हैं। एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक मेडल मिलता है, कोई वेतन इसमें नहीं मिलता है। और अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है हम आपको ये भी बताते हैं। तो अब तक अगर बात करें
तो 53 लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब आप ये जानिए प्रोटोकॉल के हिसाब से कहां जगह मिलती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद में नेता प्रतिपक्ष भारत रत्न से सम्मानित होते हैं। भारत रत्न पाने वालों को क्या क्या सुविधा मिलती है ये भी जान लीजिए। टैक्स ना भरने की छूट उन्हें मिलती है, मतलब ये कि जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उन्हें टैक्स नहीं भरना है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर वो एक खास अतिथि होते हैं। हवाई जहाज हो, ट्रेन हो या फिर बस हो, जहां भी वो यात्रा करें उन्हें इसमें छूट मिलती है। संसद की बैठकों और सत्र में भी भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति भाग ले सकता है। किसी राज्य में राज्य अतिथि का दर्जा उन्हें मिलता है। भारत सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में जगह देती है। तो ऐसे में भारत रत्न को लेकर अभी बिहार में सियासत जारी है, क्योंकि समर्थकों की तरफ से लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि क्या खान सर आने वाले समय में राजनीति में कदम रखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। खान सर अलग स्टाइल में बच्चों को पढ़ाने के लिए मशहूर बिहार के खान सर एक बार फिर चर्चा में हैं। इसकी वजह है खान सर की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। सीएम नीतीश से खान सर की मुलाकात की तस्वीर जैसे ही सामने आई, बिहार के सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज हो गई कि क्या आने वाले समय में राजनीति में कदम रखेंगे खान सर। दरअसल इस मुलाकात के समय ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे, जिसकी वजह से चर्चा का बाजार ज्यादा गर्म है। वैसे खबर है कि खान सर ने इस मुलाकात के दौरान शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नीतीश कुमार की ओर से उठाए गए कदम का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि दारोगा और शिक्षक परीक्षा को लेकर कुछ सुझाव भी दिए। मुलाकात के बाद खान सर ने बताया कि फिलहाल राजनीति में आने का उनका कहीं कोई इरादा नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। खान सर बिहार के चर्चित चेहरे हैं, अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अलग अंदाज में बच्चों को खान सर पढ़ाते हैं और खान सर की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि छोटी बात में भी उनकी चर्चा होने लग जाती है। खान सर बिहार के मुख्यमंत्री से आज मिलने के लिए पहुंचे थे, उन दोनों के बीच मुलाकात हुई थी और इसके बाद ही सियासी चर्चा तेज हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या खान सर जेडीयू से आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सूत्र बताते हैं कि शिक्षा को लेकर खान सर सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और खान सर ने मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा की तरफ उठाए गए कदमों की तारीफ की और साथ ही कई सुझाव भी मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने साझा की है। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, लखीसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किऊल नदी में नाव पलटने से 3 लोगों के डूबने की खबर है। घटना मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के देवघरा चंद्र टोला की है और बताया जा रहा है कि नाव पर 8 से 10 लोग सवार थे। ये सभी लोग देवघरा गांव से नाव पर सवार होकर दियारा जा रहे थे और तभी हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी गई थी। एसडीआरएफ की टीम को अभी तक कामयाबी लेकिन मिल नहीं पाई है। शनिवार को एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। रात की वजह से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है और कल फिर से शुरुआत होगी। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार के बड़े नाव हादसों के बारे में आपको बताते हैं। 24 अक्टूबर 2024 को मुजफ्फरपुर में नाव हादसे में 2 लोग लापता हो गए थे। 6 सितंबर 2023 को दरभंगा में भी नाव पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं बात करें 13 अगस्त 2023 को मधुबनी में नाव पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 20 मई 2023 को बगहा में गंडक नदी में नाव पलटने से एक महिला की मौत हो गई थी। 24 नवंबर 2022 को समस्तीपुर में नाव पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो
तो वहीं 20 मई 2023 को बगहा में गंडक नदी में नाव पलटने से एक महिला की मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हुए बताएं आपको 9 जुलाई 2021 समस्तीपुर में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। बूढ़ी गंडक में नाव पलटने से 3 की मौत हो गई। वहीं 23 जुलाई 2021 को समस्तीपुर में हादसा हुआ था, जहां नाव पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब आप ये समझिए कि बिहार में क्यों होते हैं नाव हादसे। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति थोड़ी अलग है। कुछ इलाके में सड़क की सुविधा थोड़ी कम है। ऐसे में जो लोग हैं वो आने जाने के लिए नाव का ही सहारा लेते हैं, नाव के जरिए ही आना जाना करते हैं। चाहे स्कूल जाना हो, चारा लेने जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। खेती के लिए भी लोगों को नाव से ही जाना पड़ता है। जितनी नाव चलनी चाहिए उतनी नाव चलती नहीं है, तो नाव पर ओवरलोडिंग आम बात है। पैसे के लिए नाविक भी ओवरलोडिंग कर लेते हैं। सरकार के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है और लापरवाही की वजह से जान चली जाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।